हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 पाठ 15 खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। तो बच्चों, पहले तो खाद्य संसाधन कौन से हैं इसके बारे में आप देखो। खाद्य संसाधन जो चीज़ें आप खाते हो, वो चाहे अनाज है, दालें हैं, फल है, सब्जियां हैं, मांस मछली है, ये सब हमारे किस में आते हैं? हमारे खाद्य संसाधनों में आते हैं। और जो भी जीव हैं, जैसे संसार में मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, पौधे हैं, सब क्या हैं? हमारे सबको जो है भोजन की आवश्यकता होती है। और ये पौधे और जंतु भी हमारे क्या हैं? मनुष्य के मुख्य स्रोत हैं भोजन के। ठीक है बच्चों, तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से अपनी जो है फसलों की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए, किस तरह से हमें पौधों का रखरखाव करना चाहिए, अनाज की देखभाल करनी चाहिए, और इसके साथ साथ और हम अपनी जो मिट्टी है उसको किस तरह से हमें उर्वरक बनाना चाहिए, मतलब हमारी मिट्टी को हमें किस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए ताकि वहाँ पर अच्छा अनाज पैदा हो सके। सिंचाई के साधन आ जाएंगे, और जो हमारी फसलें हैं जब लगाई जाती हैं तो उनकी सुरक्षा किस तरह से की जानी चाहिए। इसके बाद आप पशुपालन पर भी, जैसे अब पशुपालन किस लिए आवश्यक है? आपको दूध, दही, मक्खन ये सब पशुओं से ही प्राप्त होता है ना। जब आपको दूध मिलता है तो उसी से आप दही जमाते हो, मक्खन निकालते हो और घी बनाते हो। तो इसीलिए हमें अपने पशुपालन पर भी अच्छा ध्यान देना है। और इसके अलावा और इसमें आ जाएगा फिर आपका मुर्गी पालन है। जैसे बहुत से लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तो मछली पालन पर भी आपको किस तरह से ध्यान देना है, वो सब चीज़ें जो हैं बच्चों हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों हम शुरू करते हैं पाठ का फिर शीर्षक आप सुनो, खाद्य संसाधनों में सुधार। पाठ 15। संसार के सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। हमें इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अब बच्चों, आपने देखा ना कि किस तरह से हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से आपको क्या क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में मिलता है, विटामिन, खनिज लवण, ये सब क्या हैं? विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए ये सब चीज़ें जो हैं ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा बहुत पौधे तथा जंतु भी क्या हैं? हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। तो जो अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि और पशुपालन से प्राप्त होता है, तो हमें कृषि उत्पादन और पशुपालन के लिए प्रयास के विषय में हम क्या है समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं। समय समय पर देखा है आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कृषि मंत्रालय है, वो समय समय पर निर्देश जारी करता है कि आपको ये वाली फसल लगानी है। अच्छे बीज, अच्छे खाद किसानों को मुफ्त भी दिए जाते हैं, और किसानों को बहुत सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं मंत्रालय की ओर से। जहां और फिर समय समय पर गाइडलाइन भी जारी की जाती है कि आपको जो है ये वाली फसल के इतने दाम मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। तो ये सब जो है हमारे यहाँ पर समाचार पत्रों में आता है, टीवी पे आता है, तो जिसको देखकर किसान जो है अपनी फसलों को और अच्छा तैयार करते हैं। तो भारत की जो जनसंख्या है वो 1 बिलियन, मतलब कितनी हो गई? 1 बिलियन 100 करोड़ से अधिक है, और ये क्या है? लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए
अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। तो उत्पादन में यह वृद्धि जो है वो अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है। अब देखो हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई है, 1 बिलियन, मतलब 100 करोड़ से भी अधिक। तो इन 100 करोड़ लोगों को आपको अन्न भी पूरा देना है, उसके अलावा इसके अलावा क्या है, इन सब व्यक्तियों को हर एक चीज़ की आवश्यकता है। तो वो सब चीज़ों को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ पर बहुत जो है खेती के लिए इतनी ज़मीन जो है पर्याप्त नहीं है। तो इसीलिए कृषि के लिए और अधिक जो उपलब्धता है भूमि की वो हमारे पास संभव नहीं है। इसीलिए क्या है, फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को हमें बढ़ाना आवश्यक है। क्योंकि देखो इतने लोगों को खाना देना और बहुत सारी सामग्री चाहिए। अब एक सिर्फ गेहूं से तो गुजारा नहीं होता ना, गेहूं भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को 100 करोड़ लोगों को देनी है। तो हमारे पास इतनी भूमि नहीं है कि हम इतने लोगों का खाना आपूर्ति कर सकें। तो इसीलिए हमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए जिसके लिए हमें इन उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना है। तो वर्तमान समय तक फसल उत्पादन में वृद्धि के हमारे प्रयास जो हैं वो कुछ समय तक क्या हुए हैं, सफल हो रहे हैं। हमने हरित क्रांति द्वारा जो है फसल उत्पादन को बढ़ाया है और श्वेत क्रांति द्वारा हमने दूध के उत्पादन में वृद्धि की है और उसका अच्छा प्रबंधन भी किया है। तो बच्चों देखो कि हमने हरित क्रांति से क्या है, फसलों की अच्छी पैदावार की है और श्वेत क्रांति से हमने दूध के उत्पादन में वृद्धि की है। तो अब जो हमारा देश है वो प्राकृतिक संपदाओं का इन क्रांतियों की प्रक्रिया में जो है वो बहुत उपयोग हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप प्रकृति संपदा को हानि होने के अवसर जो हैं वो बढ़ गए हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन में वृद्धि के हमारे प्रयास पर्यावरण और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को हानि ना पहुंचाएं। इसीलिए जो है वो कृषि तथा पशुपालन के लिए समपोषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। अब देखो हमारे यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संपदाएं जो हैं वो प्राकृतिक संपदा जो है हमारे यहाँ पर इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमने बहुत सा उपयोग किया है। तो जिसके साथ क्या हुआ कि हमारी जो प्राकृतिक संपदा है उसकी हानि होने लग गई, जिससे क्या है हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लग गया। तो इसीलिए हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि एक तो हमारी फसलों की अच्छी पैदावार हो और हमारे जो पर्यावरण है उसको किसी तरह का नुकसान ना हो, हमारे को हानि ना हो, हमारा जो है प्राकृतिक संतुलन बना रहे। तो समझ आया बच्चों? अब आप आगे देखो, एक तो है फसल उत्पादन हमने बढ़ा लिया और फिर उसको हमने गोदामों में भंडारण करने से कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब एक तो आपने खूब अच्छी फसल उगा ली है और उनको सुरक्षित कर दिया है भंडारण से, मतलब जो भंडार गृह होते हैं वहाँ पर जाकर फसलों को रख दिया। तो इससे क्या होता है, कुपोषण और भूख की समस्या का समाधान नहीं होता। तो इसीलिए क्या है बच्चों लोगों को अनाज खरीदने के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। तो जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो इसके लिए क्या करना है, खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर करती है। हमारे देश की जनसंख्या का जो अधिकांश भाग है अपने जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर करता है, कृषि पर निर्भर करता है। इसीलिए कृषि के क्षेत्र में लोगों की आय में भी वृद्धि होनी चाहिए, जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो सके। हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली को अपनाकर कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास करना होगा और संपूर्ण जीवन यापन के लिए कौन सी खेती करनी होगी, मिश्रित खेती, अंतरफसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियाँ
जैसी अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे पशुधन, कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन, मत्स्य पालन मछली पालन और मधुमक्खी पालन के साथ कृषि इत्यादि। अब देखो हमें ये सब जो है एक साथ करना पड़ेगा, तभी जाके क्या है हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके पास पैसे होंगे और फिर वो अनाज खरीद सकेगा। तो अब आप आगे देखें। अब प्रश्न यह है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाएं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका फसल उत्पादन में वृद्धि, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। तो ऊर्जा की ज़रूरत के लिए आपको क्या चाहिए? अनाज। अनाज में क्या क्या शामिल होता है बच्चों? अनाज में होता है गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार में हमें क्या मिलता है? इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। और इसके अलावा ये तो आपका था अनाज। अनाज में देखा आपने क्या क्या आया। अब आता है आपका दालें। दालों में क्या आता है? चने की दाल आती है, मटर आते हैं, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, मसूर। इन सब चीज़ों से हमें, दालों से हमें क्या मिला? प्रोटीन मिला। समझ रहे हो आप इस चीज़ को कि जैसे अब अनाज है, अनाज से आपने कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त किया और फिर आपने दालें ली तो दालों से आपको क्या मिला? प्रोटीन मिला। और अब आप देखो आगे क्या आता है? आगे है तेल वाले बीज। अब तेल वाले बीज कौन से हैं आपके? वो हैं सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, सरसों, अलसी और सूरजमुखी। से हमें क्या मिलता है? हमें इन सब चीज़ों से वसा मिलती है। वसा भी आपके लिए जो है वो ज़रूरी होती है। उसके बाद आता है फिर सब्जियां, मसाले और फल। इन सब से हमें क्या मिलता है? विटामिन मिलते हैं, खनिज मिलते हैं और कुछ भाग जो है हमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें सब्जी, फल, मसालों से प्राप्त होता है। 4 फसलें हैं। कौन कौन सी फसलें हैं वो? जैसे बरसीम, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे में किया जाता है। अब अभी आप ये 4 देखो। पहला है आपका मक्के का, दूसरा है आपका गेहूँ, तीसरा है आपका ये चने, फिर ये आपकी जो है गेहूं की बालियां, फिर सूरजमुखी आप चित्र में देख रहे हो। इसके बाद आ गया आपका विभिन्न प्रकार की फसलें। इसमें मटर दिख रहे हैं आपको और ये फली दिख रही है। अब यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आता है। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो लिखिए बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न है आपका, अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो आप इसका उत्तर लिखें। अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। फल तथा सब्जियों से हमें विटामिन तथा खनिज, लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें प्राप्त होते हैं। फिर आप आगे देखेंगे। जैसे अब विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियां, तापमान तथा दीप्तकाल की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनका समुचित विकास हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सकें। दीप्तकाल सूर्य प्रकाश की अवधि से संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन और वृद्धि हमें कहाँ से मिलती है? ये सब चीज़ें हमारी किस पर निर्भर होती हैं? सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब पौधे जो हैं हमारे, वो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो बच्चों आपने ये तो आप जब से आपने साइंस पढ़नी शुरू की है तब से आपको पता है कि हमारे जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं।
और इन सबको जो है, और बहुत सी ऐसी फसलें हैं कि जो हमें वर्षा ऋतु में उगाते हैं, और कुछ फसलें हमारी ऐसी हैं जो जैसे अब कुछ फसल तो हमारी ऐसी है जो हम जून से आरंभ कर कर अक्टूबर तक ही होती हैं। कुछ फसलें इन्हीं महीनों में उगाई जाती हैं। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद है हमारी जो खरीफ की फसल जिसको हम कहते हैं, वो हम कब उगाते हैं, वो हम शीत ऋतु में उगाते हैं। और कुछ फसलें जो हमारी नवंबर से लेकर अप्रैल मास तक होती हैं को हम कौन सी फसल कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। अब आपको ये भी याद रखना है खरीफ की फसल कब होती है और रबी की फसल कब होती है। तो जो खरीफ की फसल होती है वो जून से आरंभ होकर अक्टूबर तक होती है, और फिर जो हमारी रबी की फसल होती है वो हमारी नवंबर से अप्रैल मास तक होती है। इसके बाद आ जाता है धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, ये हमारी किस्में शामिल हैं खरीफ की फसलों में। और फिर गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये हमारी कौन सी फसलें हैं, ये हमारी रबी की फसलों के उदाहरण हैं। तो अब ये समझ में आया आपको। आगे देखो अब आप, भारत में सन 1952 से लेकर सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की उपज में 4 गुना वृद्धि हुई है। उत्पादन में यह उन्नति कैसे हुई? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम उनको 3 चरणों में बांट सकते हैं। अब देखो 1952 से लेकर 2000 तक हमारी कृषि में कितनी वृद्धि हुई, 25%। और फिर अब हम जबकि अन्न की उपज में हमारी कितनी वृद्धि हो गई, 4 गुना वृद्धि हुई। तो उत्पादन की यह उन्नति कैसे हुई, हमने कौन से जो है कृषि प्रणालियों को अपनाया, वो देखो हम इनको कितने भागों में बांट रहे हैं, 3 भागों में। सबसे पहला चरण है बीज का चुनना, दूसरा है फसल की उचित देखभाल, तीसरा है खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयोग होने वाली गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। वो कौन से हैं? फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो समझ में आया ये। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले आता है फसल की किस्मों में सुधार। तो फसलों का जो बेहतर उत्पादन हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चुनाव पर ही निर्भर करता है। और फसल की किस्में जो हैं वो या तो प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चुनाव प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों के संकरण द्वारा डाला जाता है। संकरण विधि में विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधों में जो है वो संकरण कराते हैं। यह संकरण अंतर किस्मीय, मतलब बहुत सारी किस्में होती हैं इसमें, और अंतर स्पीशीज़ एक जैसी जीन्स को 2 विभिन्न स्पीशों में तथा अंतरवंशीय विभिन्न जनेरा में हो सकता है। फसलों की किस्मों में सुधार की दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना। इसके जो है परिणाम स्वरूप अनुवांशिक रूपांतरणीय फसल होती है। अब आप देख रहे हो कि फसलों का उत्पादन किस तरह से बेहतर बनाना है हमें, उसके लिए हमें फसल की किस्मों को, उसके गुणों को जो है उनकी क्षमता और उर्वरकता को देखते हुए उनके जो हैं उनका हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। एक तो प्रजनन विधि के द्वारा, और एक हम उनके जो जैसे अब देख लेते हैं हम कि किस तरह से जो है फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुण के हैं तो उनको हम संकरण द्वारा डाल सकते हैं। और ये जो संकरण विधि है हमारी, यह बहुत सारे अनुवांशिक गुणों वाले पौधों में ही हो सकती है। तो समझ में आया आपको। अब आप आगे देखो कि नए किस्म को
अपनाने से पहले हमें यह आवश्यक है कि फसल की किस्म जो है वो विभिन्न परिस्थितियों में, जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है, जैसे अच्छा उत्पादन कर सकें और किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज जो है उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थिति में क्या हो, अंकुरित हो सकें। अब क्या है, आपको जो है सबसे पहले यही देखना होगा ना कि आप कौन से बीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, वो बीज अच्छे हैं और जो है किसानों को वह क्या है उचित दामों पर मिल सकें। आगे देखो फिर है कि कृषि जो प्रणालियां हैं वो फसल उत्पादन, मौसम, मृदा की गुणवत्ता एवं पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बस आपने बीज ले लिया, बीज अच्छी किस्म का ले लिया, उसको बो दिया और वो फसल तैयार हो जाएगी। फसल को तैयार होने के लिए बहुत सी और चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे मौसम अच्छा हो, जब समय पर बारिश आनी हो तब बारिश आए और मिट्टी को अच्छी जो है पानी मिल सके और जो मिट्टी है वो पूरी जो है खनिज पदार्थों से भरपूर हो और समय समय पर जो है फसलों को अच्छा पानी मिल सके। अब जैसे कि मौसम की परिस्थितियां हो जाती हैं खराब, जैसे सूखा, मतलब बारिश ही नहीं आई, जब बारिश चाहिए मिट्टी को तो बारिश ही नहीं आती है, सूखा पड़ जाता है और फिर कई बार क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारी जो फसल है वो खराब हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि आपको जो है हमें जो है अपनी जो जलवायु परिस्थितियां हैं उसी को देखते हुए उसी तरह की खेती करनी चाहिए। इसी प्रकार क्या है, फसलों की ऐसी किस्में बनाई गई हैं जो हमारी क्या है उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सकें। किस्मों में सुधार के लिए जो है कुछ कारक हमारे उत्तरदायी हैं। वो कारक कौन से हैं? उच्च उत्पादन, जैसे प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता को बढ़ाना है। उच्च उत्पादन में क्या आया बच्चों, हमें जो है प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता को बढ़ाना है। फिर है उन्नत किस्में। उन्नत किस्में क्या हैं? फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तिलहन में तेल की गुणवत्ता होती है। फल तथा सब्जियों का संरक्षण भी क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब आप आगे देखो, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधक। जैविक क्या है, रोग, कीट तथा निमोटिड, तथा जैविक सूखा, सर्दा, जल क्रांति, गर्मी, ठंड और पाला। जैविक क्या हो गए, जैसे अब कीड़ा लग जाता है फसलों को तो उसके लिए क्या किया जाता है, समय समय पर जो है कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। और फिर अजैविक में आ गया, जैसे सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं आई और बाढ़ आ गई, तो ये सब, और अधिक ठंड पड़ गई, अधिक गर्मी पड़ गई, तो इन सब परिस्थितियों में क्या हो जाता है, हमारी फसल का उत्पादन कम हो जाता है। इन जैविक और अजैविक सहन करने की परिस्थितियां वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। अब आप आगे देखो, परिपक्व काल में परिवर्तन। फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगाना अधिक आर्थिक दृष्टि से अच्छा होता है। इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। समान परिकर कटाई की प्रक्रिया को आसान बनाता है तथा कटाई के समय होने वाली फसल को हानि भी जो है वो कम होती है। अब बच्चों, जैसे अब कहते हैं ना, किसानों को क्या है, 2-2, 3-3, अब 6-6 महीने अगर खेत में एक ही फसल लगी रहेगी तो उससे क्या होगा, उससे जो है एक तो 6 महीने में किसान ने एक ही फसल तैयार की तो उसके लिए क्या हुआ कि उसका खर्चा तो बहुत हो जाता है और वो 6 महीने तक घर में बैठा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि कम समय में तैयार होने वाली फसलों को लगाना चाहिए, ताकि जैसे एक साल में आप 4 फसल तैयार करते हो तो उसमें क्या होता है कि एक तो किसान को समय मिल जाता है दूसरी फसल की तैयारी में, और जो है
अच्छे धन की उत्पत्ति भी होती है और लोगों और जो है मिट्टी की उर्वरकता भी बनी रहती है। आगे देखेंगे अब हम। अब आगे है व्यापक अनुकूलता। तो इसमें आएगा इस गुण वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। इससे एक ही किस्म की फसल को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जाता है। तो देखो किस तरह से है, जो जलवायु भी हमारी जो है वो हमारे लिए कितनी फसलों के लिए जो है कितनी आवश्यक है। और अब आप देखें आगे, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। चारे वाली फसलों के लिए लंबी और सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। चारे वाली फसलों के लिए लंबी और सघन शाखाएं क्या हैं? हमारी ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त होते हैं, जिससे इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार जो है सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में हमारे लिए सहायक होती हैं। अब यहाँ पर बच्चों फिर प्रश्न है, ये 2 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के हम आपको उत्तर लिखवाएंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखिए। जैविक रोग, कीट तथा निमेटोड तथा अजैविक सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। नंबर 2 पर है, फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या हैं? तो आप इसका उत्तर लिखें। चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त हैं, ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। तो यह था आपके प्रश्न के उत्तर। अब आप आगे देखेंगे, आगे क्या है, फसल उत्पादन प्रबंधन। अब ये कैसे होता है? हमारा जो भारत देश है वो क्या है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि जो है कृषि कार्य जो है वो छोटे छोटे खेतों से लेकर क्या होता है, बहुत बड़े बड़े फार्मों तक होता है। इसीलिए क्या है, हमारे पास जो है भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी की उपलब्धता में विभिन्नता अधिक है। तो हमारे पास किसान बहुत तरह के हैं, विभिन्न किसान हैं, हमारे पास बहुत किसान हैं। तो उनके पास क्या है, भूमि भी है, कुछ छोटे किसान हैं, कुछ बड़े किसान हैं। तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि किसानों द्वारा जो है वो बहुत सारी कृषि प्रणालियां और कृषि तकनीकों को अपनाने में धन अथवा उनकी आर्थिक परिस्थितियां जो हैं वो क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगदान उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सह संबंध है। इस प्रकार जो है वो किसान की लागत, क्षमता, फसल तंत्र और उत्पादन प्रणालियों को क्या है, निर्धारित करती हैं। इसीलिए जो हमारी उत्पादन प्रणालियां भी क्या हैं, वो विभिन्न स्तर की हो सकती हैं। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन और इनमें अधिक लागत उत्पादन जो हैं वो प्रणालियां क्या हैं, इनमें शामिल हैं। तो समझ में आया फसल उत्पादन का प्रबंधन। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पोषक प्रबंधन। जिस प्रकार हमें विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही बच्चों पौधों की भी वृद्धि के लिए
पोषक पदार्थों की ज़रूरत होती है। पौधों को जो है वो पोषक पदार्थ कहाँ से मिलता है? हवा, पानी और मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए क्या है? अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। इन 16 पोषक पदार्थों में कार्बन, ऑक्सीजन हवा से प्राप्त होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पानी से, एवं शेष अन्य पोषक पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषक पदार्थों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए, इसीलिए हम इन्हें वृहद पोषक कहते हैं। तो देखा आपने कि हम जिस प्रकार आपको अपने विकास के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी तरह ही मिट्टी को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिससे कि क्या है, हमारी फसल अच्छी पैदा होती है। तो बच्चों अब एक तालिका दी गई है यहाँ पर। इस तालिका में क्या है कि हवा, पानी तथा मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक कौन कौन से हैं। पहले हैं स्रोत हवा, और इनको पोषक कहाँ है इसमें? कार्बन, ऑक्सीजन, फिर पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर मृदा वृहद पोषक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और शुष्क पोषक हैं इसमें आयरन, मैग्नीज, बोरन, जिंक, कॉपर और मेलिडोन, क्लोरीन। तो इन पोषकों की कमी जो है वो पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित क्या करती है? जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर क्या करती है? प्रभाव डालती है। इसीलिए अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें जो है वो मिट्टी में क्या डालना चाहिए? खाद, उर्वरक, ताकि इससे इनको क्या मिले? मिट्टी को बहुत सारे पोषक तत्व मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर फिर देखेंगे प्रश्न हैं, इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है आपका, वृहद पोषक क्या है और इन्हें वृहद पोषक क्यों कहते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पौधों की वृद्धि के लिए 16 पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं शेष 13 पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन 13 पोषकों में से 6 पोषकों की अधिक मात्रा चाहिए, इसीलिए इन्हें वृहद पोषक कहते हैं। फिर प्रश्न 2 देखेंगे आप, पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं? आप इसका उत्तर लिखें, पौधे अपना पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो यह थे आपके प्रश्नों के उत्तर। अब आप लिखेंगे, देखेंगे आगे खाद। अब खाद कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। खाद में जो है, खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरों के अपघटन से जो है वो खाद को तैयार किया जाता है। खाद मिट्टी को पोषकों और कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है तथा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके परिणाम स्वरूप रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता। तो बच्चों क्या है कि हमारे जो हैं, तो हम खाद किसके द्वारा तैयार करते हैं? जैसे कि हम खाद तैयार करते हैं जो कि हमारे, जैसे अब आपने देखा है कि जो पौधे के कचरे होते हैं, जंतुओं के जो अपशिष्ट होते हैं, हम उनसे खाद को तैयार करते हैं। और आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा, बारी बारी आपको अनाउंसमेंट भी होती रहती है हर गली में, हर उसमें, कि आपको जो है गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग रखना चाहिए। तो यह गीला और सूखा कूड़ा किस लिए अलग करवाया जाता है? यह खाद बनाने के लिए ही तो अलग करवाया जाता है, कि जिससे जो है ये खाद तैयार करते हैं, वो खाद
खाद हमारे पौधों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए बहुत अच्छी होती है। अब खाद के बनाने में हम क्या करते हैं, जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। इस कारण उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है और इससे क्या होता है, हमारा जो है वो पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। खाद बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे जैव पदार्थ के उपयोग के आधार पर हम खाद को बहुत से भागों में बांटते हैं। पहला है आपका कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। तो कंपोस्टीकरण जो प्रक्रिया में कृषि जो है वो अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे पशुधन या मलमूत्र, गोबर आदि, सब्जी के छिलके एवं कचरा, जानवरों द्वारा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, सीवरेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में जो है डाल दिया जाता है और फिर कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक की मात्रा जो है वो बहुत अधिक हो जाती है, जिससे क्या होता है, कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों और जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा जो है बनाया जाता है और इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। आगे है आपका हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग तथा ग्वार आदि उगा देते हैं और उसके पश्चात उन पर हल चलाकर उन्हें खेत के मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में बदल जाते हैं जो मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस से परिपूर्ण करते हैं। तो बच्चों समझ में आया आपको कि किस तरह से जो है ये खाद बनाई जाती है। एक खाद तो आप मिट्टी में देख रहे हो कि एक गड्ढा खोदा जाता है और वहाँ पर जो है और फिर वहाँ पर खाद को तैयार किया जाता है। और दूसरा कि हम क्या करते हैं, जो है खेतों में ही सीधा हम बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं और उसके बाद जो है हम उन पर हल चला देते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो पौधे हरी खाद में बदल जाते हैं और मिट्टी को क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन और फास्फोरस से परिपूर्ण कर देते हैं। अब आपके पास उर्वरक जो है वो व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक हैं। उर्वरक पौधों को क्या देते हैं, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं और इसके साथ साथ इनके उपयोग से पौधों की जो है अच्छी कायिक वृद्धि, पत्तियां, शाखाएं तथा फूल होते हैं तथा स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। फसलों के अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, लेकिन ये आर्थिक दृष्टि से हमें क्या होते हैं, महंगे पड़ते हैं। तो देखो अब सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही तो जो है उर्वरकता को बढ़ाई जाती है। अगर आप उसी की ध्यान देते रहें और जितनी आपकी लागत है और आप उससे ज़्यादा उस पर व्यय कर देंगे और आपको कम पैसा मिले तो फिर वो आपके लिए सही नहीं होगा। इसीलिए अपनी आर्थिक दृष्टि को देखते हुए ही क्या है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब है उर्वरकों का उपयोग जो है वो बहुत सावधानी से करना होता है। इसके लिए उसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की क्या है, उचित मात्रा, उचित समय और उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए कभी कभी जो है वो अधिक सिंचाई के कारण उर्वरक पानी में बह जाते हैं और पौधे उसका पूरा आवेशन जो है नहीं कर पाते हैं। उर्वरक की अधिक मात्रा जो है वो किसका कारण बनती है, जल प्रदूषण का कारण बनती है। इसीलिए क्या है कि इन सब चीज़ों का हमें जो प्रयोग है वो सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब देखो आगे, उर्वरक का निरंतर प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को भी घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती। इससे
सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र भी क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। उर्वरकों के उपयोग द्वारा कम समय में फसलों का अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय के बाद हानि पहुंचाते हैं, जबकि खाद के उपयोग के लाभ जो है वो लंबी अवधि तक प्राप्त होते हैं। अब देखो, उर्वरता का जो प्रयोग है वो मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है, घटाता है, और फिर इससे क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों की जो है पूर्ण पूर्ति नहीं हो पाती। इससे क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों और भूमिगत जीवों का जो जीवन चक्र है वो रुक जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मृदा की जो उर्वरता है उसको कुछ समय के बाद इन सब चीज़ों से हानि पहुंचती है, जबकि हमें क्या करना चाहिए, खाद का उपयोग करना चाहिए। खाद का उपयोग जो करने से क्या होगा, हमारी मिट्टी की आयु लंबी होती है और इसके परिणाम हमें अच्छे प्राप्त होते हैं। अब आप एक प्रश्न है यहाँ पर, इसका उत्तर लिखेंगे। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखें। खाद मिट्टी को पोषक तथा कार्बन पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है, जबकि उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती तथा इससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, लेकिन यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय पश्चात हानि पहुंचाते हैं, जबकि खाद के उपयोग के लाभ क्या होते हैं, दीर्घावधि होते हैं। तो समझ में आया आपको ये? आगे हम पढ़ेंगे, इसमें है कार्बनिक खेती करने का यह विधि, जिससे रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का प्रयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। इस विधि में अधिकाधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे कि नील हरी शैवाल का संवर्धन जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों और हल्दी का प्रयोग विशेष रूप से जैव कीटनाशक के रूप में खाद्य संग्रहण में किया जाता है और कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण और फसल जैसे चक्र, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, अनुभाग क्या है आपका 12.1.2 का 3 में वर्णित है। ये फसल तंत्र क्या करते हैं, कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और हमें अपनी मिट्टी को क्या करते हैं, पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो अब आपने देखा कि किस तरह से जो है कार्बनिक खेती करने की विधि है, जिसमें हम बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग जो कि बहुत कम या तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो समझ में आया? अब है यहाँ पर सिंचाई के बारे में आप पढ़ेंगे। भारत में अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है। यहाँ अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। इसीलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन में भी कमी आ जाती है। फसल के वृद्धि काल में सही समय पर जो है हम जब सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में अच्छी वृद्धि हो सकती है। इसीलिए अधिकाधिक कृषि भूमि को संचित करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। अब देखो, अब अगर बारिश आ जाती है तो फिर क्या होता है, किसान जब अगर फसल उगानी होती है और बारिश आ जाती है और सही मात्रा में आती है तो किसान खुश हो जाता है
अब उसको जो है फसल लगाने के लिए उसको अच्छी मिट्टी मिल गई है, क्योंकि बारिश में जो चीज़ें होती हैं वो मिट्टी के लिए जो है बहुत लाभदायक होती हैं। इसीलिए क्या होता है कि अब जैसे कम जब बारिश होती है तो क्या है, हमारी फसलों में एक तो आप खुद पानी देते हो, वो पानी मिट्टी में भरपूर नीचे तक नहीं जा पाता है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर रहता है। जो बारिश का पानी होता है वो मिट्टी के तल तक जाता है, तो जिससे क्या है, हमारी फसल अच्छी होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, इसे भी जानें। पानी की कमी अथवा वर्षा की अनियमितता के कारण सूखा होता है। वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत अधिक क्षति होती है, विशेषकर उन स्थानों में जहां पर किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते तथा केवल क्या है, वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हल्की मृदाओं में पानी को संचित रखने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। इसीलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मृदा होती है वहाँ पर सूखे के कारण फसलों की बहुत अधिक हानि होती है। आज वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसी किस्में तैयार कर ली हैं जो सूखे की स्थिति को भी सहन कर सकती हैं। अब आपने देखा कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने किस तरह से जो है तैयारी करी है कि जिससे क्या है कि हम सूखे से भी निपट सकते हैं। अब आप आगे देखें, हमारे देश में जो है वो पानी के अनेक स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की हमारे यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। इसके साथ साथ क्या है, इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के सिंचाई की विधियाँ उस स्थान पर पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती हैं। जैसे अब आप देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण हैं। पहला है कुएं दो प्रकार के होते हैं, एक खुदे हुए कुएं तथा एक नलकूप। एक तो खुदे हुए कुएं आपने देखा होगा, एक हैंडपंप। आपने अगर आज के समय में बच्चे हैंडपंप को नहीं जानते होंगे, पहले क्या होता था, हर घर में एक हैंडपंप लगा होता था कि वहीं से लोग जो हैं पानी उसको चलाकर पानी लेते थे। और एक कुएं होते थे जो गाँव के बीच में, शहरों के बीच में होते थे। आज भी अगर आपको ये कुएं देखने का अवसर मिले या पुरानी अगर आप टीवी पर देखते हो कोई गांव का चित्र तो या आप गांव का दृश्य, तो उसमें कुएं दिखाए जाते हैं कि किस तरह से कुओं में से पानी निकाला जाता था। और पहले होते थे हैंडपंप जिनको नलकूप बोलते हैं। तो इन नलकूप में पानी गहरे जल स्तर से निकाला जाता था। इन कुओं से क्या करते थे, सिंचाई के लिए पानी जो है वो पंप के द्वारा निकाला जाता था। फिर आगे आपका नहरें। यह जो है सिंचाई का एक बहुत विस्तृत और व्यापक तंत्र है। नहरों में पानी एक से अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती हैं। फिर आगे आप देखिए, नदी जल उठाव प्रणाली। अब ये क्या है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है, वहाँ जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे पानी निकाला जाता है। फिर है तालाब, छोटे जलाशय जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। कृषि में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे वर्षा के पानी का संग्रहण और जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके लिए छोटे बांध बनाने होते हैं जिससे कि भूमि के नीचे जल स्तर में वृद्धि हो जाए। ये छोटे बांध जो हैं वो वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं एवं मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। तो समझ में आया आपको ये सिंचाई। अब आप देखेंगे आप फसल पैटर्न। अब फसल पैटर्न क्या है?
अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न जो है विधियों का उपयोग किया जाता है। मिश्रित फसल में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाया जाता है। जैसे कौन कौन सी वो फसलें हैं? गेहूं के साथ आप चना उगा सकते हैं, गेहूं के साथ आप सरसों, मूंगफली के साथ सूर्यमुखी। इससे हानि होने की संभावना क्या हो जाती है? कम, क्योंकि कहते हैं ना अगर 2 फसलें एक साथ उगाई जाएंगी तो आपको हानि हो सकती है, पर इन 2 फसलों को अगर आप एक साथ उगाते हैं तो आपको हानि की संभावना कम हो जाएगी। आगे आप देखेंगे अंतर फसलीकरण में 2 या 2 से अधिक फसलों की एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाया जाता है। जैसे आप चित्र देख रहे हो यह 12.2, इसमें आपको एक ही खेत में 2 तरह की फसलों को उगाया हुआ यह चित्र है। अब इसमें क्या है बच्चों, जैसे आपने यह चित्र में देखा, इसमें क्या है, कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल और उनके एकांतर में से थी, दूसरी पंक्तियों में दूसरे प्रकार की फसल उगाते हैं। अब आप इसका उदाहरण देखो कौन सा है। सोयाबीन के साथ मक्का है, बाजरा के साथ लोबिया है। तो फसल का जो चुनाव इस प्रकार किया जाता है, इससे क्या है, उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं क्या हो जाती हैं, भिन्न भिन्न, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। इस विधि द्वारा पीड़क एवं रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलाने से रोका जा सकता है। इस प्रकार जो है दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार भिन्न भिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र भी कहा जाता है। परिपक्व काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र जो है वो अपनाया जाता है। एक कटाई के पश्चात कौन सी फसल उगानी चाहिए, यह नमी और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 अथवा 3 फसलों से जो है हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो समझ में आया आपको यह फसल पैटर्न कि किस तरह से एक साथ अगर 2 फसलें उगाई जाएं तो हम जो है फसलों की अच्छी पैदावार कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, हमारे किसानों को भी फ़ायदा होगा और हमारे जो हमारी इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उनको भी हम जो है वो पूर्ति कर सकते हैं। अब आप आगे देखें, फसल सुरक्षा प्रबंधन। खेतों में फसल की खरपतवार, कीड़, पीड़क एवं रोग प्रभावित करते हैं। अब क्योंकि देखो बच्चों, कहा जाता है ना कि जब हम फसल लगाते हैं तो कई बार आप अपने घरों में भी अगर पौधे लगाते हैं, माली आता है तो माली आपको बोलता है कि देखिए इसमें कीड़ा लग गया है, ये पौधा अच्छा नहीं होगा, इसके लिए आपको इस पर दवाई डालनी पड़ेगी जिससे यह पौधा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही फसलों पर होता है। तो फसलों को जब कीड़ा लग जाता है तो जो है फसल खराब हो जाती है। तो इसके लिए हमें उचित प्रबंध करने पड़ते हैं, वो हम पढ़ेंगे। जैसे खरपतवार, कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। जैसे अब मिट्टी में बहुत से ऐसे पौधे निकल आते हैं जो कि हमारे मिट्टी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए उन पौधों को उखाड़ना होता है। जैसे गोखेरू है, गाजर घास है, मोथा है, ये खरपतवार भोजन, स्थान और प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं, जिससे क्या होता है, फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। जो ये फालतू के पौधे जब उग जाते हैं तो सारी खाद और ये सब चीज़ें, प्रकाश, धूप, ये सब चीज़ें ये ले लेंगे, तो फिर हमारी जो फसल है उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो हमारी फसल की जो है वो वृद्धि रुक जाएगी। इसीलिए बच्चों इनको समय समय पर निकाल दिया जाता है।
और फिर ज़्यादातर क्या होता है, कीट पीड़क 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। वो कैसे करते हैं? नंबर 1, ये मूल, तने और पत्तियों को काट लेते हैं। ये पौधे के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेते हैं और ये तने एवं फलों में छिद्र कर देते हैं। इस प्रकार ये फसल को खराब कर देते हैं, जिससे फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। आपके घर भी कई बार ऐसे, जैसे सेब आ जाता है या और चीज़ें, उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो कहते हैं ना शायद इसको कीड़ा खा गया, इसकी वजह से इसमें यह छेद दिखाई दे रहा है। तो आप तुरंत उस फल को वहाँ से हटा देते हो। आगे आप देखो, बैक्टीरिया है, क्वक है, और इसके साथ यह जो वायरस हैं, ये ऐसे रोग के कारण पौधों में रोग हो जाता है। ये मिट्टी, पानी, हवा में मौजूद रहते हैं तथा इन माध्यमों द्वारा ही यह क्या करते हैं, हमारे पौधों में फैलते हैं। खरपतवार, कीट और रोगों का नियंत्रण विभिन्न विधियों द्वारा किया जाता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि पीड़कनाशक रसायन का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी और कवकनाशी आते हैं। इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़काव करते हैं और बीज एवं मिट्टी के उपचार के लिए इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या होता है, इनके अधिकाधिक उपयोग से क्या है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि कई पौधे और जानवरों के लिए यह विषैले होते हैं तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। अब जैसे आपने स्प्रे कर दिया तो फिर क्या हुआ, वह कई बार जो है उनको उखाड़ कर बाहर फेंका जाता है, तो क्या होता है कि जो वहाँ पर पशु होते हैं वो खा लें, तो इससे उनकी मृत्यु हो सकती है। इसके लिए इसके साथ साथ क्या होता है, हमारे वातावरण में जो है दूषित हवा में कीटनाशक दवाएं जो हैं अपनी गंध फैला देंगी हवा में, तो जिससे हम वहाँ सांस लेंगे तो हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब आप आगे देखो, यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार को हटाना भी एक विधि है। निरोधक विधियां भी खरपतवार को नियंत्रित करने में क्या करती हैं, सहायक होती हैं। इन विधियों में समय समय पर क्या किया जाता है, फसल उगाई जाती है, क्यारियां तैयार की जाती हैं, अंतः फसलीकरण तथा फसल चक्र जो है शामिल हैं। और इसके अलावा क्या होता है बच्चों, पीड़कों पर जो कि नियंत्रण पाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग और ग्रीष्म काल में हल से जुताई कुछ निरोधक विधियां हैं। इस विधि में खरपतवार और पीड़कों को नष्ट करने वाले गर्मी के मौसम में गहराई तक क्या है, हल चलाया जाता है। अगर ज़मीन तक आप नीचे तक हल चला दोगे अच्छी गहराई तक, तो क्या होगा, आपकी फसलों के लिए यह लाभदायक होगा। अब यहाँ पर फिर प्रश्न है, आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखो। तो अब पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में सबसे अधिक लाभ होगा और क्यों? पहला है आपका, किसान उच्च कोटि के बीज का उपयोग करें, सिंचाई का ना करें तथा उर्वरक का उपयोग ना करें। तो आप इस, और दूसरा है, किसान सामान्य बीजों का उपयोग करें, सिंचाई करें और उर्वरकों का उपयोग करें। तीसरा है, किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करें, सिंचाई करें, उर्वरक का उपयोग करें तथा फसल सुरक्षा की विधियां अपनाएं। तो आप इसका उत्तर लिखें सी, किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करें, सिंचाई करें, उर्वरक का उपयोग करें तथा फसल सुरक्षा की विधियां अपनाएं, क्योंकि इस परिस्थिति में मृदा में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा होगी, पौधों को समय पर पानी मिलेगा और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करने पर उत्पादन में अधिक वृद्धि होगी तथा फसल सुरक्षा की विधियां अपनाने पर फसल की सुरक्षा होगी तथा उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तो समझ में आया आपको यह प्रश्न का उत्तर? तो बच्चों,
आगे है आपकी एक एक्टिविटी, किसी पास के बगीचे अथवा खेत में जाकर उसमें पाए जाने वाले खरपतवार, पुष्प या फसल की सूची बनानी है। इन पुष्प या फसलों पर अगर कोई कीट पीड़क लगा है तो उसकी भी आपको क्या करनी है, एक सूची तैयार करनी है। अब यहाँ पर है आपका अनाज का भंडारण, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। जैसे अब क्या है, कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत क्षति हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक हैं। कौन से वो जैविक कारक हैं? कीट है, कवक है, चिचड़ी है, कृंतक है और जीवाणु है। इस हानि के अजैविक कारक जो हैं वो भंडारण के स्थान पर ज़्यादा नमी और ताप का अभाव, ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को ख़राब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं और अंकुरण की करने की क्षमता को भी कम कर देते हैं। उत्पाद को बदरंग कर देते हैं। ये सभी लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत की कम कर देते हैं। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार तथा भंडारण का प्रबंधन होना ज़रूरी है। निरोधक और नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखाना, जैसे सूर्य के पहले प्रकाश में और फिर छाया में, एवं धूमक का उपयोग जिससे पीड़क मर जाएं शामिल हैं। अब बच्चों, जैसे आप भंडारण करते हो, अपने अनाज को किसी सेफ़ जगह पर रखते हो, जैसे बहुत से बड़े बड़े हॉल होते हैं, वहाँ पर जो है अनाजों को रखा जाता है, तो कहते हैं कि उस स्थान पर जो है प्रॉपर जो है बच्चों वहाँ पर धूप जानी चाहिए, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या है फसलों को कीड़ा लग सकता है और हमारी फसल खराब हो सकती है। अब यहाँ पर है इसका एक प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर लिखें। फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियों द्वारा जैव नियंत्रण क्यों समझा जाता है? तो अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर है, फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियों को अपनाना इसीलिए अच्छा समझा जाता है कि इन विधियों द्वारा पीड़क मर जाते हैं तथा ये विधियां अपनाना सरल है। दूसरा प्रश्न है, भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं? इसका उत्तर लिख सकते हैं आप। भंडारण की प्रक्रिया में अनाज की हानि के लिए जैविक कारक कीट, कृंतक, कवक, चिचड़ी और जीवाणु हैं तथा अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव है। तो समझ में आया आपको इसका उत्तर। अब है एक आगे क्रियाकलाप, वो है अनाज या दाल के दानों या बीजों को एकत्रित करें और इसकी बुआई और फसल काटने के मौसम की जानकारी को भी एकत्रित करें। तो बच्चों, यह आपने स्वयं करनी है एक्टिविटी। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे है आपका पशुपालन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? पशुपालन के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहा जाता है। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य आते हैं। इन कार्यों में भोजन देना, प्रजनन और रोगों पर नियंत्रण करना आदि शामिल है। जनसंख्या वृद्धि और रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध और मांस की खपत भी बढ़ रही है। पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूक होने के कारण पशुधन खेती में बहुत सी परेशानियां जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। इसीलिए पशुधन
उत्पादन बढ़ाने एवं सुधार की बहुत आवश्यकता है। अब देखो बच्चों कि जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए हमें फसलें भी अच्छी चाहिए और उसके बारे में हमने पहले पढ़ा। अब आया है पशुधन। तो पशुधन क्या है? जैसे पशुधन में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और आपका मुर्गी, ये सब चीज़ें आती हैं। क्योंकि देखो जैसे खपत हमारी जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है वैसे ही लोगों को दूध भी चाहिए और उसके साथ साथ जो हमारी लोग बहुत से अंडे खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, तो उन सब की चीज़ों को पूरा करने के लिए जो है हमें पशुओं की उत्पादन को बढ़ाना है और वो अच्छा उत्पादन हो, ऐसे नहीं हो। क्योंकि आपने कई बार सुना है कि बर्ड फ्लू आ गया है, आप मुर्गा नहीं खाइए, क्योंकि ये जो फ्लू आ जाते हैं ये भी तो कोई गलत चीज़ खाने की वजह से ही आ जाते हैं, तो जिसके कारण है फिर कुछ दिनों के लिए इन चीज़ों पर रोक लगा दी जाती है। तो इन चीज़ों पर रोक ना लगे तो उसके लिए क्या किया जाए कि इनके उत्पादन में बहुत से सुधार किए जाएं। अब आप आगे देखें, पशु कृषि, कैटल फार्मिंग। पशुपालन के दो उद्देश्य होते हैं, दूध देने वाले और कृषि कार्य, हल चलाना, सिंचाई तथा बोझा ढोने के लिए पशुओं को पालना। भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीशीज़ हैं, गाय और भैंस। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहा जाता है। अब आप देखो कि पशुपालन किस लिए है? दो चीज़ों के लिए। एक तो वो दूध देते हैं, दूसरा वो कृषि में मदद करते हैं। जैसे हल चलाने के लिए आप बैल ढोते हो या सिंचाई, पानी लाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर हमें क्या है, कई जगह पर पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारे पशु पालतू होते हैं वो दो तरह के हैं। एक तो बॉस इंडक्स मतलब गाय और भैंस, बॉस बोवेलियस, ये हमारी दूध देने वाली हैं और इनको हम मादाएं हैं ये हमारी, और इनको हम दुधारू पशु भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब एक तालिका है 12.2 पशु उत्पादकों का पोषक मान प्रतिशत में। तो ये आप देखिए, पशु उत्पाद है ऊपर और एक तरफ है ऊपर पोषक तत्वों की प्रतिशत। तो पहले में आ गया आपका दूध है, गाय, अंडा, मांस, मछली। तो इनसे हमें वसा कितना मिलता है? 3.60, 12, 3.60, 2.50। प्रोटीन दूध में 4 है, अंडे में 13 है, मांस में 21.10 है, मछली में 19 है। शक्कर सिर्फ गाय के दूध में या दूध में है तो वो है 4.50, बाकी सब में 0 है। खनिज हैं तो वो दूध में है 0.70, 1%, 1.10, 1.30। और ऐसे ही जल है वो हमें मिलता है दूध से 87.20, अंडे में 74 और मांस में 74.20, मछली में 77.20। विटामिन दूध में है B1, B2, B12, DE और अंडे में B2, B12, नियासिन, DA। ये हमें जो है, ये आपने तालिका देखी कि कितने प्रतिशत जो है पशु उत्पादकों का पोषक मान प्रतिशत में आपने देखा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें। दूध उत्पादन पशु के दुग्ध स्वरण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पादन का समय काल। इस प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध स्वर काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दुग्ध स्वरण काल के लिए विदेशी नस्लों जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विस का चुनाव किया जाता है। देशी नस्लों जैसे
रेड सिंधी, साहिवाल में रोग प्रतिरोधक, जो आप 12.3 में चित्र में देख रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होगी जिसमें दोनों ऐच्छिक गुण, रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा लंबा दुग्धस्वरण काल होंगे। तो बच्चों, हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी आपने देखा होगा गायें होती हैं। एक तो हमारी देसी गाय भैंस है और एक आपने देखा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा कि अमेरिकन गाय, जर्सी गाय जिसको बोलते हैं, उनको अमेरिकन गाय भी बोला जाता है, जो बहुत अच्छी नस्ल की होती हैं और वो बहुत अच्छा दूध देती हैं। उनकी जो दूध देने की क्षमता है वो 15 से 20 लीटर एक टाइम में होती है। तो ऐसी गायों भैंसों का अगर हमारे यहाँ पर जो है उनको लाया जाए, उनको अच्छी तरह से उनकी देखभाल की जाए, तो हमारे यहाँ पर जो दूध की समस्या है उससे हमें समाधान मिल सकता है। अब एक प्रश्न है यहाँ पर, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है और क्यों? तो अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः संकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में देसी और विदेशी गायों के बीच संकरण कराया जाता है, क्योंकि इसमें एक ऐसी संतति प्राप्त होती है जिसमें दोनों के ऐच्छिक गुण, रोग प्रतिरोधक क्षमता व लंबा दुग्धस्राव काल होते हैं। तो समझ में आया आपको? अगर देसी गाय और अंग्रेजी गाय से जो भी बच्चा होगा उससे क्या होगा, उसमें एक तो रोग कम होंगे और वो अच्छा दूध देने की क्षमता रखेंगे। आगे आपके पास एक एक्टिविटी है, पशुधन फॉर्म पर जाइए और निम्नलिखित की ओर ध्यान दीजिए कि पशुओं की संख्या और विभिन्न प्रकार की नस्लें हमारे यहाँ पर कौन कौन सी हैं उसके बारे में आपको लिखना है, और फिर इन नस्लों से आपको पूरे दिन कितना दूध मिलता है ये आपको लिखना है। अब आप आगे देखें, उत्पादन की मात्रा मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय एवं भैंस के शरीर की उचित सफाई और आवास की आवश्यकता होती है। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल और धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। उनका आवास छतदार एवं रोशनदान युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। दूध देने वाले पशु के आहार की आवश्यकता 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार का आहार उसका ऐसा होता है कि उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे, और दूसरा दुग्ध उत्पादन को बढ़ाए। इसकी आवश्यकता दुग्ध स्वरण काल के समय होती है। पशु आहार के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, मोटा चारा जो प्राय मुख्यतः रेशे और सांद्र जिनमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्व बहुत होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अब बच्चों, इसमें आपने देखा कि पशुओं को भी क्या है, साफ़ सुथरी जगह पर जिनसे आप दूध, जो आपको गाय भैंस सुबह शाम दूध दे रही हैं, या और भी बहुत से जिन पशुओं को आपने पाला हुआ है, तो अब उनको क्या है, हर वक्त साफ़ रखना चाहिए। उनकी जगह जहाँ पर वो रह रही हैं वो साफ़ हो, खुली हो, हवादार हो, बारिश से वो बचें, तेज धूप से उनका बचाव होना चाहिए। तो जिस प्रकार से मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे ही इन पशुओं को भी आपको संभाल कर और साफ सुथरा रखना चाहिए, और इनका जो भोजन है, जो इनके खाने की चीज़ें हैं, वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो पशु जो हैं वो बहुत प्रकार के रोगों से ग्रसित भी हो सकते हैं। इस कारण क्या है, उनकी जो है दूध देने की क्षमता कम हो जाती है और वो बीमार हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से चारा खाता है, ठीक ढंग से बैठता और उठता है। पशु के जो बाह्य परजीवी पर अंतः परजीवी दोनों ही होते हैं। बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं, जिनसे
पशु को त्वचा रोग हो सकते हैं। अतः परजीवी जैसे कीड़े, अमाशय और आंत को एक पर्णकृमि यकृत को प्रभावित करते हैं। संक्रामक रोग बैक्टीरिया और वायरस के कारण होता है। अनेक विषाणु एवं जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए समय समय पर उनका टीकाकरण भी कराना पड़ता है। तो इसीलिए हमें क्या है, पशुओं की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। अब आप आगे देख सकते हैं, आगे है आपका पोल्ट्री फार्मिंग, कुक्कुट या मुर्गी पालन। इसमें आप पढ़ेंगे मुर्गी पालना जो है अंडे और कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि बहुत जगह पर जो है ये आपको मुर्गी पालन है या पोल्ट्री फार्म आपने सुना होगा खोले हुए होते हैं, जहाँ पर बहुत सारी मुर्गियाँ रहती हैं और ये मुर्गियाँ क्या हैं, अंडे देती हैं, वो भी हमारे काम में आते हैं। और फिर जब इनका मांस भी लोग बहुत खाते हैं तो इनके मांस के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह की जो है मुर्गियों का पालन किया जाता है। अंडों के लिए अंडे देने वाली मुर्गियाँ लेयर मुर्गियाँ पाली जाती हैं और मांस के लिए ब्रॉयलर पाले जाते हैं। अब आप देखो इनकी भी किस्में हैं। अंडे देने के लिए कौन सी मुर्गियाँ पाली गई हैं, लेयर, और मांस के लिए ब्रॉयलर पाले जाते हैं। अब ये दो चित्र देख रहे हो आप, लेगहॉर्न और एसिल। निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित हो रही हैं। नई किस्में बनाने के लिए देसी जैसे एसिल एवं विदेशी जैसे लेगहॉर्न नस्लों का संकरण कराया जाता है। अब देखो कि हमने रोज़ नई नई किस्में चाहिए, तो वो विकसित करने के लिए हम जो है देसी में एसिल और विदेशी में लेगहॉर्न नस्लों को जो है आपस में मिलन करा रहे हैं। तो उसमें क्या है, चूज़ों की संख्या और गुणवत्ता अच्छी होती है। छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूज़ों के व्यावसायिक उत्पादक होते हैं। गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान को सहने की क्षमता, देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो मुर्गी पालन किया जा रहा है और उनका संकरण करवाया जा रहा है। अंडे देने वाले और ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उपोदाप से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सकें। तो समझ में आया आपको ये कि अंडे की जो हम मुर्गी पालन कर रहे हैं उनके लिए कितनी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, निम्नलिखित कथन की विवेचना कीजिए। यह रुचिकर है कि भारत में कुक्कुट अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे अधिक सक्षम हैं। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते। तो आप अब इसका उत्तर लिखें। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व हों। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुग्धारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। पशु के आहार के अंतर्गत आते हैं
क है मोटा चारा रुक्षांश जो प्राय मुख्यतः रेशे होते हैं, तथा ख सांद्र जिनमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। कुक्कुट और ब्रॉयलर आहार में हमें प्रोटीन, वसा और विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसीलिए भारत कुक्कुट अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तन करने में सबसे अधिक सक्षम है। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए इसीलिए उपयुक्त नहीं होते क्योंकि उनमें पौष्टिकता जो है वो कम मात्रा में होती है। तो यह था बच्चों आपके प्रश्न का उत्तर। अब है अंडे तथा ब्रॉयलर का उत्पादन। ब्रॉयलर चूज़ों को अच्छी वृद्धि दर और अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार दिए जाते हैं। उनकी मृत्यु दर कम रखने तथा उनके पंख और मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। उन्हें ब्रॉयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंध प्रणालियां बेहद आवश्यक है। इसके अंतर्गत इनके आवास में उचित ताप एवं स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इनके साथ साथ रोगों एवं पीड़कों पर नियंत्रण और उनके बचाव करना भी सम्मिलित है। अब देखो ब्रॉयलर और चूज़ों की अच्छी वृद्धि के लिए क्या है, उनको अच्छा खाना देना है जिससे हमें क्या है और उनको अच्छा प्रोटीन देना है। और जो है उनकी जैसे आपने देखा होगा कि ये लोग बड़ी जल्दी मर जाते हैं, तो इनकी मृत्यु दर को भी कम करने के लिए और इनके पंख और मांस को जो है उनकी क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए हमें बहुत सारी सावधानियां जो हैं बरतनी पड़ती हैं। जैसे अब आपने देखा होगा कि जब आप लोग अगर चिकन खाते हो तो जब लेने जाते हो वहाँ पर, तो आप उस भैया को बोलते होगे या आपने किसी को बोलते हुए सुना होगा कि इस पर अच्छा मांस हो वो देना। तो इन सब की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उन पशु जो ये हमारे मुर्गी पालन में उनको अच्छा साफ सुथरी जगह उनकी होनी चाहिए, उनके वहाँ का टेम्परेचर उनके अनुकूल होना चाहिए, तो जिससे क्या है वो एक तो बीमारी से बचेंगे और वो बीमार नहीं होंगे और वो हमें अच्छी मात्रा में जो है मांस और अंडे प्रदान करेंगे। अब आप आगे देखिए, ब्रॉयलर के आवास, पोषण और पर्यावरण आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ अलग होती हैं। ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन और वसा जो होता है वो क्या होता है, बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और कुक्कुट के आहार में विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब इनको विटामिन ए और विटामिन के जो है वो अच्छी मात्रा में दिया जाता है। आगे देखो आप को जीवाणु, विषाणु, क्वक, परजीवी और पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। अब देखो आप भी अगर साफ़ सुथरी जगह पर नहीं रहते हो, आपका वातावरण स्वच्छ नहीं होता है, तो आप लोग भी बीमार हो जाते हो ना। ऐसे ही मुर्गियां हैं, जब इनको आप गंदी जगह पर रखोगे, वहाँ पर खूब ऐसे कीटाणु होंगे, गंदगी होगी, तो वो भी जल्दी से बीमार हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया जब हमने पाठ पढ़ना हमने पढ़ना शुरू किया था कि बर्ड फ्लू आता है, उसमें क्या होता है बहुत सारी ऐसे मुर्गियां मर जाती हैं, तब लोग अंडे खाना बंद कर देते हैं, मुर्गियां खाना की एक बीमारी फैल गई है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या है, सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है और इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव बेहद आवश्यक है। मुर्गियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए जिससे वे महामारी से ग्रसित न हों। इन सावधानियों के बरतने से रोगों के फैलने की दशा में कुक्कुटों को न्यूनतम हानि होती है। जैसे समय समय पर वहाँ पर जो है
स्प्रे करवा देना चाहिए और जो है इसके अलावा इन सब का टीकाकरण करवा देना चाहिए, जिससे कि हमें इनका नुकसान, इनकी हानि ना हो। अब फिर यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखें। पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में क्या समानता है? तो बच्चों इसका उत्तर है पशुपालन तथा कुक्कुट पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंध प्रणालियां बहुत आवश्यक हैं। इसके अंतर्गत इनके आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इनके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनसे बचाव करना भी शामिल है। दोनों की प्रबंधन प्रणाली में बड़ी यही समानता है। ब्रॉयलर, दूसरा प्रश्न देखिए, ब्रॉयलर तथा अंडे देने वाली लेवर से क्या अंतर है? इसके प्रबंधन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब इसका उत्तर लिखिए। ब्रॉयलर की आवास, पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती हैं। ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है। मांस के लिए ब्रॉयलर को पाला जाता है, जबकि अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर्स कहा जाता है। ब्रॉयलर की तीव्र वृद्धि तथा अल्प मृत्यु दर के अनुकूल परिस्थिति में रखना आवश्यक होता है। तो बच्चों यह था आपका कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन। अब हम आगे देखेंगे मत्स्य, मछली उत्पादन। तो भोजन में मछली जो है वो प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में पंख युक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे प्रॉन और मॉलस्क शामिल हैं। मछली प्राप्त करने की 2 विधियाँ हैं, एक प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं और दूसरा स्रोत मछली पालन। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल एवं ताज़ा जल है। अवलवणीय जल नदियों तथा तालाबों में होता है, इसीलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्रों से किया जाता है। अब देखो, पहले आपने फसलों के बारे में पढ़ा इस पाठ में, फिर हमने पशुओं के बारे में, फिर मुर्गी पालन के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं मछली पालन। तो मछली जो है बच्चों, वो जब जो मनुष्य खाते हैं तो एक रिच प्रोटीन माना जाता है मछली को, कि मछली में जो है वो प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इसीलिए जो है बहुत लोग इसको खाना पसंद करते हैं। और ये जो मछली है हम 2 तरीक़ों से पकड़ते हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत होता है, जो अब प्राकृतिक स्रोत में जैसे आप नाले, नहरें और तालाब, झरनों में जाकर जो है जाल बिछाते हैं। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे यहाँ पर तो पानी में ही मछलियाँ मिलती हैं ना, तो वहाँ पर जाकर जाल बिछाया जाता है और उसमें मछलियों को पकड़ा जाता है। एक तो वो हमारा प्राकृतिक स्रोत है, और दूसरा स्रोत होता है जहाँ मछली संवर्धन, जहाँ पर आप जो है कुछ 1-2 मछलियाँ लाते हो और फिर उनको जो है पालना शुरू करते हो, उनको दाना डालते हो, एक जैसे आप घर में ही कुछ ऐसे बना लेते हो तालाब की तरह, और वहाँ पर आप मछलियों को पालते हो। अब आप आगे देखो, आगे क्या है, समुद्री मत्स्य। तो इसमें क्या है, भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र जो है वो 7500 किलोमीटर समुद्री तट और इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियां हैं जो हमारे यहाँ पर बहुत, आपने भी नाम सुना होगा, पॉम्फ्रेट, मैकरल, टूना, सार्डाइन और बॉम्बे डॉक।
ये समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जो हैं जाल का उपयोग करते हैं। मछली पकड़ने वाले नावों द्वारा भी जाते हैं, जाल बिछा देते हैं दूर दूर तक और फिर नाव में घूमते रहते हैं और जाल को जो है वो नाव से बांधा हुआ होता है और फिर वो देखते रहते हैं कि कौन से जाल में जो है ज़्यादा मछली हो गई है, वो उसको फिर इकट्ठा कर लेते हैं। सैटेलाइट और प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र से मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जाता है और इन सूचनाओं का उपयोग कर मछलियों का जो है वो उत्पादन बढ़ाया जाता है। अब बहुत से कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इन मछलियों में प्रमुख हैं मुलेट, भेटकी और पर्ल स्पॉट क्वचिए मछलियाँ जैसे झींगा, जो आप 12.5 में देख रहे हैं चित्र में मछलियाँ हैं, और फिर है मसल तथा ऑयस्टर एवं साथ ही समुद्री खरपतवार। ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है और भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन कहा जाता है। अब मछलियों की भी देखो, जब आप डेली इन मछलियों को पकड़ रहे हो, खा रहे हो, तो उनका भी क्या है जो है उनकी मात्रा भी कम होती जाएगी। इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी आपको जो है इनको संवर्धन प्रणाली के द्वारा इनकी पैदावार को बढ़ाना होगा। अब आगे आप देखिए, अंतःस्थलीय मत्स्य की नाले, तालाब, पोखर और नदियाँ ताज़ा जल के स्रोत हैं। खारे जल के संसाधन जहाँ समुद्र जल तथा ताज़ा जल मिश्रित होते हैं, जैसे कि नदी, मुख और लेगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थली वाले स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता है। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। अब देखो, बहुत सी जगह है, अब समुद्री में तो क्या है, समुद्र में तो पानी खारा होता है, लेकिन जो नदी, नाले, तालाब हैं, यहाँ का जल जो होता है वो क्या होता है, साफ़ होता है। मतलब साफ़ इन द सेंस वहाँ पर नमक की मात्रा थोड़ी कम होती है, तो यहाँ पर जो है मछलियों का जो है रखा जाता है। तो जिससे क्या होता है कि जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थली वाले स्रोतों पर किया जाता है तो वहाँ पर इनका उत्पादन अधिक नहीं होता है। इन स्रोतों में अधिकांश मछली जो उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाता है, जल संवर्धन के द्वारा ही किया जाता है। समझ में आया आपको ये? अब आप आगे देखें कि कभी कभी धान की फसल के साथ भी मछली संवर्धन किया जाता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जाता है। इस प्रक्रिया में देसी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग भी किया जाता है। धान की फसल जब चावल लगाए जाते हैं बच्चों, तो वो पानी में ही लगे रहते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, मछलियों का रखा जाता है और संवर्धन उनका आपस में मेल कराया जाता है और मछलियों को पैदा करा जाता है। तो एक ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज़ का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर क्या है, 5 या 6 तरह के जो हैं मछलियों की स्पीशीज़ होती हैं, मतलब जातियाँ होती हैं। इनमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो अथवा उनके आहार अलग अलग हों। जैसे अब आप वहाँ पर दाना डाल दो तो सभी मछलियाँ क्या करेंगी, वो दाने के पीछे भागेंगी। तो इसीलिए ऐसी मछलियों को रखा जाता है जिनके खाने की जो दाने हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पे लोग सिर्फ चावल खाना पसंद करते हैं, कुछ जगहों पे लोग रोटी खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में क्या है, जब आप उन व्यक्तियों को एक जगह पे रख दोगे तो वहाँ पर क्या होगा, चावल और गेहूं की खपत जो है वो
एक साथ खूब सारी नहीं होगी, बट जाएगी लोगों की खपत। तो इसी तरह से ही मछलियों को भी अलग अलग तरह का खाना खाने वाली मछलियों को वहाँ पे रखा जाता है, ताकि वो जो है खाने के पीछे ना दौड़ें और वहाँ पर रहकर जिस कार्य के लिए उनको रखा गया है वह कार्य पूरा हो सके। तो अब क्या है, इस तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है, रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन ले लेती है, मृगल और कामन कार्प तालाब की तली से भोजन प्राप्त करते हैं, ग्रास कार्प खरपतवार खाती है। इस प्रकार ये सभी मछलियाँ साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना अपना आहार प्राप्त करती हैं। अब आप ये 12.6 में चित्र में देख रहे हो, ए जो मछली है वो कटला है, बी सिल्वर कार्प है, सी रोहू है, डी ग्रास कार्प है, ई मृगल है और एफ कॉमन कार्प है। तो समझ में आया आपको ये? अब आप आगे देखेंगे, आगे क्या है जो अब इसमें आपको बताया कि ये सब मछलियाँ कहाँ कहाँ से भोजन लेती हैं और फिर यह अपना भोजन जो है प्राप्त कर लेती हैं। इससे तालाब के मछली के उत्पादन में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। और मिश्रित मछली संवर्धन की एक समस्या यह है कि इनमें से कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जो हैं जनन करती हैं, मतलब बच्चे देती हैं। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिंब देशी नस्ल के लिए जाएं तो अन्य स्पीशीज़ के डिंबों के साथ मिल सकते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिंबों का उपलब्ध न होना एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियों की खोज की जा रही है कि तालाब में इन मछलियों के संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। इससे ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिंब प्राप्त होते रहेंगे। तो इसके लिए बच्चों आपने देखा कि कैसे मछली पालन के लिए क्या कुछ किया जाता है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आपने उत्तर देना है। मछलियाँ कैसे प्राप्त करते हैं? अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। मछली प्राप्त करने के लिए 2 विधियां हैं। एक प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं तथा दूसरा स्रोत मछली जल तथा ताज़ा जल मछली पालन या मछली संवर्धन। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल, अलवणीय जल नदियों तथा तालाबों में होता है। इसीलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताज़े जल के पारिस्थितिक तंत्रों में किया जा सकता है। दूसरा है मिश्रित मछली जल संवर्धन के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर लिखें। मिश्रित मछली संवर्धन के में तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन बना लेती है, रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है, मृगल तथा कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती है, ग्रास कार्प खरपतवार खाती है। इस प्रकार ये सभी मछलियाँ साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा अपना आहार लेती हैं। इसी से तालाब में मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। तो बच्चों आपको समझ में आए ये प्रश्न उत्तर। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप है। मछलियों के जनन काल में मछली फॉर्म में जाइए और निम्नलिखित का अवलोकन कीजिए। तालाब में मछलियाँ किन किस्मों की होती हैं इसके बारे में लिखना है। तालाब कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्म में प्रयुक्त आहार में कौन सी मछलियों को शामिल किया जाता है और इसके साथ फॉर्म में जो है मछली उत्पादन की क्षमता क्या होती है, यह लिखना है। अब आप देखेंगे बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन।
तो अब मधु या शहद का सर्वत्र प्रयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। किसान इसे धन अर्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं, क्योंकि मधुमक्खी पालन से पूंजी निवेश कम होता है। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते से मोम जो है वो अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। मोम का उपयोग जो है औषधि तैयार करने में किया जाता है। अब ये बातें बच्चों आपको आज तक नहीं पता होंगी, आपको तो सिर्फ यही पता होगा कि जो हमें मधुमक्खी के छत्ते से जो है शहद प्राप्त होता है, लेकिन उसके छत्ते से हमें क्या मिलता है? मोम। और मोम भी क्या है? हमारे बहुत काम आता है। तो वो हमारे को औषधि में भी काम में आता है। तो अब देखा, अब मधु या शहद हमारे लिए कितना, मधुमक्खियों का जो ये पालन है ये हमारे लिए कितना जो है उपयोगी है। अब आप एक चित्र देख रहे हैं, ये 12.7 मधु निष्कर्षक और मधुमक्खी के छत्तों की मधु वाटिका में व्यवस्था कि किस तरह से एक वाटिका बनाई जाती है और वहाँ पर जो है इनके छत्ते बनाएं ताकि मधुमक्खियाँ और उनसे उनका शहद इकट्ठा किया जा सके। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी एपिस सेरना इंडिका, सामान्य भारतीय मक्खी एपिस डॉर्सेटा एक शैल मक्खी और एपिस फ्लोरी लिटिल मक्खी का जो है प्रयोग किया जाता है। एक इटली मक्खी एपिस मेलिफेरा का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का प्रायः जो है वो उपयोग किया जाता है। इटली मक्खी में मधु इकट्ठा करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वो डंक भी कम मारती है। वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती है तथा प्रजनन तीव्रता से करती है। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फॉर्म बनाए जाते हैं। अब आप देख रहे हो कि किस तरह से जो है मधुमक्खियाँ कैसे करती हैं। अब इटली मक्खी है जो वो क्या है, मधु इकट्ठा करने की क्षमता उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। और फिर वो क्या है, डंक भी कम मारती है और वो थोड़े ही समय में क्या है, प्रजनन कर अच्छा व्यवसाय हमें देती है। मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खियों के चरगाह अर्थात उनको मधु एकत्रित करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर होती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद पराग एकत्र करती हैं। चरागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती हैं। अब देखो वो, अब आपने ये तो देख लिया कि हम मधुमक्खी के छत्ते से हमें जो है वो शहद मिलता है, मोम मिलती है, पर वो आता कहाँ से है? ये मधुमक्खियाँ जो हैं वो फूलों पर और वहाँ पर बैठती हैं और उनका रस चूसती हैं और फिर जाकर वो अपना जो है एक छत्ता बनाती हैं और जहाँ पर वो इन सबको इकट्ठा करती हैं। तो मधुमक्खियाँ जो हैं वो अपने हर एक फूल का रस नहीं लेती हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो वह रस चूसती हैं। अब आप आगे देखें, एक प्रश्न है यहाँ पर, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से ऐच्छिक गुण होने चाहिए? इसका आप उत्तर लिखें। मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में निम्नलिखित ऐच्छिक गुण होने चाहिए। मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होनी चाहिए। वे डंक भी कम मारें। वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहें और प्रजनन तीव्रता से करें। अब दूसरा है, चारागाह क्या है और ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है? अब आप इसका उत्तर लिखें। मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों वाली जगह को चारागाह कहते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्र करती हैं। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता मधु की गुणवत्ता और स्वाद को निर्धारित करती हैं। तो यह थे आपके इन 2 प्रश्नों के उत्तर। अब बच्चों, आपने इस पाठ में क्या सीखा? अब आपने इस पाठ में जो सीखा वो यहाँ पर संक्षेप में बताया गया है। इन बिंदुओं को आप ध्यान से सुनें। पहला है, फसल के लिए अनेक पोषक आवश्यक होते हैं।
हवा में से कार्बन और ऑक्सीजन, जल से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तथा मिट्टी से शेष पोषक प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ पोषकों की मात्रा अधिक चाहिए, इसीलिए इन्हें वृहद पोषक कहा जाता है। शेष अन्य पोषक कम मात्रा में चाहिए, जिन्हें सूक्ष्म पोषक कहा जाता है। फसल के लिए पोषकों के मुख्य स्रोत खाद तथा उर्वरक हैं। कार्बनिक कृषि प्रणालियों में उर्वरकों, पीड़कनाशकों और शाकनाशकों का न्यूनतम या बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। इन प्रणालियों में स्वस्थ फसल तंत्र के साथ कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम उपयोग होता है। आगे देखें, एक विशेष फॉर्म में फसल उत्पादन और पशुपालन आदि में बढ़ावा देने वाली खेती को मिश्रित खेती तंत्र कहा जाता है। मिश्रित फसल में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाया जाता है। दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को अंतर फसलीकरण कहा जाता है। एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाए तो उसे फसल चक्र कहा जाता है। उच्च उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता, जैविक एवं अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधता, अल्प परिपक्वन काल और बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूलन और ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण के लिए नस्ल सुधार की आवश्यकता है। फार्म पशुओं के लिए उचित देखभाल और प्रबंधन जैसे कि आवास, आहार, जनन एवं रोगों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसे पशुपालन कहा जाता है। कुक्कुट पालन घरेलू मुर्गियों की संख्या को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कुक्कुट पालन के अंतर्गत अंडों का उत्पादन एवं मुर्गों के मांस के लिए ब्रॉयलर उत्पादन है। कुक्कुट पालन की उत्पादन को बढ़ाने और उन्नत किस्म की नस्लों के लिए भारतीय और बाह्य नस्लों में संकरण कराया जाता है। समुद्र और अंतःस्थलीय स्रोतों से मछलियाँ प्राप्त की जाती हैं। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए उनका संवर्धन समुद्र तथा अंतःस्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों में किया जाता है। समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए प्रतिध्वनि, ध्वनिरित और उपग्रह द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित जल संवर्धन तंत्र प्रायः मत्स्य पालन के लिए अपनाते हैं। मधुमक्खी पालन मधु तथा मोम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, आपने यह सब बातें इस पाठ में सीखी और हमने इस पाठ के अंदर जो प्रश्न उत्तर थे वो आपको करवाए। अब हम इस पाठ का जो है प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न अभ्यास में बच्चों, पहला प्रश्न है आपका, फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। तो आप इसका उत्तर लिखें। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो अब आप पहला लिखेंगे फसल की किस्मों में सुधार। इसके अंदर आप लिखेंगे फसलों का उत्पादन अच्छा हो यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण विधि में विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। यह संकरण अंतर किस्मीय विभिन्न किस्मों में
अंतर स्पीशीज एक ही जीन्स की दो विभिन्न स्पीशीज़ों में अथवा अंतर्वांशीय विभिन्न जेनेरा में हो सकता है। फसल सुधार की दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना। इसके परिणाम स्वरूप अनुवांशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। नए प्रभेदों को अपनाने से पहले यह जरूरी है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है अच्छा उत्पादन दे सकें। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीजत उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो सके। कृषि प्रणालियाँ तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। चूँकि मौसम परिस्थितियाँ जैसे सूखा तथा बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है, इसीलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी हैं जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सके। इसी प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई हैं जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सकें। किस्मों के जो है सुधार के कुछ कारक हैं: उच्च उत्पादन, उन्नत किस्में, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधक, परिपक्व काल में परिवर्तन, व्यापक अनुकूलता, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। तो यह था आपका पहला प्रश्न का उत्तर। अब आप दूसरा प्रश्न देखेंगे। खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं? अब आप इसका उत्तर लिखें। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। खाद मिट्टी की पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा में मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता। उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि, पत्तियां, शाखाएं तथा फूल होती हैं और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का प्रयोग भी होता है। अब यहाँ पर आप प्रश्न 3 देखें। अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं? तो आप अब इसका उत्तर लिखें। अंतरा फसलीकरण विधि द्वारा पीड़ित व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 या 3 फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अब है यहाँ पर प्रश्न 4। आनुवांशिक फेरबदल क्या है? कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी है? तो अब आप इसका उत्तर लिखें। संकरण विधि में विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। यह संकरण अंतर किस्मीय विभिन्न किस्मों में अंतर स्पीशीज एक ही जीन्स की 2 विभिन्न स्पीशीज़ों में अथवा अंतर्वंशीय विभिन्न जेनरा में हो सकता है। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को सरकार विधि द्वारा डाला जा सकता है। फसल का उत्पादन अच्छा प्राप्त करने के लिए फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं।
अब आप प्रश्न 5 देखें। भंडार गृह गोदामों में अनाज को हानि कैसे होती है? इसका उत्तर लिखें। भंडार गृह गोदामों में अनाज की हानि के जैविक कारक कोट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी तथा जीवाणु हैं तथा इस हानि के अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव है। ये कारक उत्पादों की गुणवत्ता कारकों के उत्पादक की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तथा अनुकरण करने की क्षमता कम कर देते हैं, उत्पाद को बदल देते हैं जिससे कि बाजार में उत्पाद की कीमत कम हो जाए। अब आप छठा प्रश्न देखें। किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियां कैसे लाभदायक हैं? तो आप इसका उत्तर लिखें। पशुधन के प्रबंध को पशुपालन कहते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों के लिए पशुपालन एक महत्वपूर्ण कार्य है। पशुओं के बिना उनका जीवन अधूरा सा लगता है। उनके लिए पशुपालन के मुख्य उद्देश्य हैं दुधारू तथा कृषि कार्य के लिए पशुओं को पालना, पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए उनके शरीर की उचित सफाई तथा आवास की आवश्यकता होती है। उनके आवास छतदार तथा रोशनदान युक्त होने चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी तथा सर्दी से बचाते हैं। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए ताकि वह साफ और सूखा रहे। दुधारू पशु के आहार की आवश्यकता 2 प्रकार की होती है, जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखें तथा दूध के उत्पादन को बढ़ाएं। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं जिनके कारण उनकी दूध उत्पादन की क्षमता में कमी अथवा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। फिर है प्रश्न 7 हमारा, पशुपालन से क्या लाभ है? इसका उत्तर लिखें आप। पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है जो हमारे भोजन का एक पौष्टिक आहार है तथा कृषि कार्य के लिए जैसे जल चलाना, सिंचाई तथा बोझ ढोने के लिए हम पशुओं का प्रयोग करते हैं। अब आप यहाँ पर प्रश्न 8 देखिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन में क्या समानताएं हैं? तो आप इसका उत्तर लिखें। उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन में समानता यह है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए तीनों कार्यों में संकरण विधि का प्रयोग किया जाता है जिससे उत्तम स्पीशीज हमें प्राप्त होती हैं जिनसे हमें अधिक मात्रा में अंडे, मांस तथा शहद प्राप्त होता है। अब आप प्रश्न 9 देखें। प्रग्रहण, मत्स्यन, मैरीकल्चर तथा जल संवर्धन में क्या अंतर है? तो आप इसका उत्तर लिखें। ताजे जल के स्रोत, नाले, तालाब, पोखर तथा नदियों में मछली पालने को प्रग्रहण मत्स्यन कहते हैं। समुद्री मछलियों पर पूर्ति संवर्धन मैरीकल्चर कहते हैं। कुछ आर्थिक महत्व वाली मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है जिसे हम जल संवर्धन कहते हैं। तो बच्चों, यह आपका प्रश्न अभ्यास हो गया। तो अब हम आशा करते हैं यह आज हमारी यह साइंस जो विज्ञान विषय है इसकी किताब यहीं पर पूर्ण होती है। आशा करते हैं आपको सभी पाठ अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।